हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलईसी लाइव। मैं एडवोकेट राजेश। आज के सेशन में मैं आपसे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पे ना मैं आपको इसके सेक्शन के बारे में समझाने वाला हूं और ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लॉ ने हमें जो अधिकार दिए हैं हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक आपको वो अधिकार पता नहीं होगा आप वो मांग ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मांगना है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे लॉ ने या हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया है, तो ये हमें मिलना चाहिए। तो मेरा आज का सेशन इसी पे है। सपोज जब कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी वाले के साथ टक्कर हो जाती है, इट मीन्स उसका एक्सीडेंट हो जाता है और टक्कर होने के बाद वह व्यक्ति वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ कर जाता है। तब उस व्यक्ति पे जो आश्रित थे यानी उनके फैमिली मेम्बर्स, जैसे उस व्यक्ति के माता पिता, उसकी पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इन सब की स्थिति दयनीय हो जाती है। उनका घर का जो खर्चा होता है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो हमारे अधिकार हैं ये आपको उस आर्थिक स्थिति से निपटने में सहायता पहुंचा सकते हैं। अब रही बात कि मैं किस अधिकार की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कंपनसेशन के बारे में। यानी जब इस तरह की घटनाएं घटती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो घायल हो जाता है तो वो क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होता है, यानी उसको कंपनसेशन मिल सकता है और उस कंपनसेशन से उस व्यक्ति पे जो आश्रित थे उन्हें उस आर्थिक संकट से बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है। किसी को खोने का दर्द आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है जो कि उन आश्रितों को जिंदगी जीने में मदद करेगा, उन्हें उस आर्थिक संकट से निकालेगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैं अकेला घर पे कमाने वाला हूँ और किसी गाड़ी से टक्कर के बाद मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे माता पिता, पत्नी या बच्चे या मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स ये अपना लाइफ सरवाइव कैसे करेंगे। मैंने कोई पैसा सेव करके नहीं रखा था और ना ही मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। अब वैसी स्थिति में इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये कंपनसेशन वरदान साबित होता है। मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में जान लें जो कि कंपनसेशन केस फाइल करने के लिए चाहिए। पहला है एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी। मान लीजिए कहीं इस तरह की दुर्घटना घटी तो थाने में इसकी जानकारी ज़रूर दें। उस दुर्घटना के बारे में जितनी जानकारी हो थाने में दें। दूसरी है कि एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करती है, तो उस चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी हमें चाहिए। तीसरी है डेथ सर्टिफिकेट, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमें चाहिए, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनकी सैलरी स्लिप, यानी वो कितना कमाता था, फिर एज सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होते हैं। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट की बात। अब आती है कि इस केस में हम पार्टी किसे बनाएं। तो सबसे पहला पार्टी इस केस में हमारा बनेगा ड्राइवर, यानी जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जिसने मेरे परिजन के गाड़ी को टक्कर मारी थी वो ड्राइवर, वो व्यक्ति हमारा पहला पार्टी होगा। दूसरा गाड़ी का ऑनर, यानी उस गाड़ी को जो चला रहा था ड्राइवर, वो तो हमारा पहला पार्टी हो गया। अगर वो गाड़ी किसी और के नाम पे है यानी जो उसका मालिक है वो हमारा सेकंड पार्टी होता है। और थर्ड पार्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी, यानी वो गाड़ी जिस कंपनी से, जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड थी उसे हम थर्ड पार्टी बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये केस फाइल कहाँ करें। तो बहुत सारी जगहों पे MACT होता है, यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। आप वहाँ जाकर इसको फाइल करेंगे।
अगर किसी जगह पर MACT नहीं है तो सिविल कोर्ट में जाकर इसको फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो कंपनसेशन मिलता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, हमें क्या अमाउंट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरला वर्मा और प्रणय सेठी के केस में इस रूल को सेट कर दिया है। इट मीन्स अब जितने भी कोर्ट हैं या ट्रिब्यूनल हैं वो इसी सेट रूल को फॉलो करते हुए कंपनसेशन कैलकुलेट करती है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी एज बिटवीन 21 to 25 है और वो पर ईयर 2 लाख रुपए कमाता था और उस पर आश्रितों की संख्या 4 थी। तो सबसे पहले डिसीज्ड यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका एक्सपेंसेस कैलकुलेट होता है और उसके एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम उसके पर ईयर इनकम को यानी वो 2 लाख रुपए जो कमा रहा था उस 2 लाख रुपए में से 2 लाख का 1/4 यानी उसकी जो पर ईयर इनकम थी 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए में से हम 2 लाख का 1/4, चूंकि उस पर डिपेंडेंट 4 थे इसलिए 1/4 पहले निकालेंगे। 2 लाख का 1/4 जब आप निकालते हो तो 50,000 यानी 50,000 रुपया निकल कर आता है। अब क्या करना है कि उसकी पर ईयर इनकम यानी 2 लाख में से वो 50,000 रुपया हमें घटा लेना है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तो 1.5 लाख रुपया हमारे पास अब निकल कर आता है। यानी हमने वो जो डिसीज था उसका एक्सपेंसेस निकाल दिया, उसका खर्चा हमने निकाल दिया और खर्चा निकालने के बाद अब हमारे पास बच गया है 1.5 लाख रुपया। अब डिसीज्ड के एज के अनुसार, चूंकि उसका जो एज है वो हमने 21 to 25 बताया है आपको, तो इसका मल्टीप्लायर 18 होगा। मैं ये जो मल्टीप्लायर आपको 18 बता रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का एक सेट रूल है, उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लायर होता है। तो जब आप डिसीज यहाँ पे बिटवीन 21 to 25 एज का है तो उसका मल्टीप्लायर 18 होगा, यानी इस 1.5 लाख रुपए में हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 1.5 लाख रुपए में 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लमसम 27 लाख रुपया हमारा आता है। अब भविष्य की जो संभावित वृद्धि होगी यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई वो जो अर्निंग कर रहा था ये बढ़ता, यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखा जाता है। तो जो मेरा 27 लाख का अमाउंट अभी था उसमें हम 50% की वृद्धि करते हैं। जब आप इसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो अब टोटल हो जाएगा आपका 40,50,000 रुपया। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है, जैसे लॉस ऑफ कंसोर्टियम, लॉस ऑफ स्टेट, फिर जो आपने दाह संस्कार में खर्च किया यानी फ्यूनरल एक्सपेंसेज, इनको भी ऐड किया जाता है। तो इन सब को ऐड करने के बाद एक अच्छा अमाउंट आपको क्षतिपूर्ति के रूप में कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल से दिलवाई जाती है। चूँकि हमारे पास ज्ञान का अभाव है, हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, हम ना तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। सपोज एक्सीडेंट हुआ तो वहीं पे कहानी खत्म, या जिसने एक्सीडेंट करा उसके साथ थोड़े बहुत अमाउंट लेकर सेटलमेंट कर लेते हैं। यकीन मानिए आपको कंपनसेशन के रूप में एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि कौन कोर्ट का चक्कर लगाएगा, चलो जो पार्टी से मिल रहा है उसी में सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन ये आपकी भूल है, इससे बाहर निकलिए। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी दूं जिससे आप अपने अधिकार से वंचित ना रहें। चूँकि ये आपका अधिकार है तो आप इसको जानें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।